राठौड़ मैंसन में अंधेरा पसरा हुआ था कि तभी कोई दबे पांव घर में घुस आया और आहाना उस इंसान से जाग टकराई। वो चीखने ही वाली थी कि तभी शिवांश सिंह राठौड़ ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शिवांश और आहाना एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। अचानक शिवांश ने आहाना को खुद से दूर ढकेलते हुए कहा, घर की नौकरानी हो, अपनी हद में रहो। आहाना ये सुनकर टूट गई। फिर अचानक एक दिन शिवांश के होश तब उड़ गए जब उसके फादर ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बहन से उसकी शादी फिक्स कर दी और उसके सामने आहाना कपूर आ खड़ी हुई। आखिर आहाना कपूर का क्या राज था? अगर आहाना अमीर घराने से थी तो फिर वो अपने दोस्त के घर में एक सादी जिंदगी क्यों जी रही थी? क्या शिवांश और आहाना शादी के बंधन को सच्चे दिल से निभा पाएंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीठे में आहाना ने गुलाब जामुन और खीर बनाई थी, पराठे, चटनी, आलू गोभी की सब्जी और मालपुए, क्योंकि ये सब शिवांश के मनपसंद डिश थे। सभी डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। शिवांश की नजरें आहाना को ढूंढ रही थी। तभी रसोई से निकलकर आहाना वहां आती है। आहाना सबको खाना सर्व करती है। सब लोग खाना खाते हैं। खुद का मनपसंद खाना देखकर शिवांश की नजरें चमक उठती है। वो सबसे छुपकर आहाना को फ्लाइंग किस देता है। सब लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। मधुर जी कहते हैं, बेटा स्वादिष्ट बना है खाना बहुत। पेट के साथ साथ मन को भी तृप्ति मिल गई। फिर मधुर जी उसको नई गाड़ी की चाबी सौंप देते हैं। काजल उसको प्यारी सी पायल देती है क्योंकि उसको पता है आहाना को पायल बहुत पसंद है। राधिका जी उसको अपनी खानदानी कंगन पहना देती है। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। शिवांश को आज ऑफिस नहीं जाना था, इसीलिए वो भी घर पर ही आराम फरमा रहा था। राधिका जी सबसे कहती है, आज 5 बजे पंडित जी ने पूजा रखी है तो वहां सबको चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आहाना और शिवांश के लिए पूजा रखी है और हमारे कुल देवता के दर्शन आहाना को करने हैं, क्योंकि उसने पहले भी उनके दर्शन नहीं किए हैं। सब लोग राधिका की बात से सहमत होते हैं। फिर सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। काजल आहाना को खींचकर अपने रूम में ले जाती है। उससे शिवांश निराश हो जाता है। वो हॉल में बैठकर अपना काम करने में लग जाता है। आहाना का मन उखड़ा उखड़ा सा था, क्योंकि सबने उसके खाने की तारीफ की थी और उसको सभी ने गिफ्ट भी दिए थे, पर शिवांश ने उसको कुछ नहीं दिया था और तो और उसके खाने की तारीफ भी नहीं की थी। शिवांश उसके मन की बात समझ रहा था, इसीलिए वो ऊपर चला गया। ये देखकर तो आहाना बुरी तरह और चिढ़ उठी। कुछ देर बाद ऊपर से शिवांश ने आवाज दी, मॉम, खीर बची हुई है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। तो राधिका जी ने आहाना को खीर देकर ऊपर भेज दिया। आहाना जैसे ही कमरे में जाती है उसको कोई नजर नहीं आता। वो वापस मुड़ती है, तभी शिवांश उसको पीछे से गले लगा लेता है। आहाना उसके टच को पहचान जाती है, पर फिर भी वो वापस पीछे नहीं मुड़ती। शिवांश बोला, जान, बहुत अच्छा खाना बना था। दिल कर रहा था वहीं आपके हाथ चूम लूं, पर नीचे मैं मजबूर था क्योंकि सब वहां पर थे। आहाना बोली, पर फिर भी तारीफ तो कर ही सकते थे ना? पर नहीं, अपने एटीट्यूड में रहना है आपको तो। सबकी तरह एक बार प्यार से बोल देते खाना अच्छा बना है तो क्या जाता आपका? शिवांश उसके हाथ से खीर लेकर मेज पर रख देता है और उसको अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है, क्योंकि नीचे मैं अपने स्टाइल से तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाता ना। ये सुनकर आहाना की पलकें नीचे झुक जाती हैं। शिवांश उसके हाथ को चूमकर उसके होठों को चूमने लगता है। वो उसके होठों को चूमते हुए उसके गले में एक चैन पहना देता है जिसमें दोनों की तस्वीर थी। आहाना ये देखकर खुश हो जाती है। आहाना हंसते हुए शिवांश के गले लग जाती है और कहती है, तो आप मुझे बस परेशान कर रहे थे ताकि मैं आपसे नाराज हो जाऊं? शिवांश आज अपनी पकड़ आहाना पर कस देता है और कहता है, तुम्हें परेशान करने का अलग ही मजा है और तुम्हें तंग करने का अपना अलग ही मजा है। कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सब लोग तैयार होकर कुल देवता के मंदिर निकल जाते हैं।
आहना और शिवांश ने लाल रंग के कपड़े डाले हुए थे। शिवांश और आहना एक गाड़ी में, उनकी गाड़ी में पीछे पूजा का सामान। काजल और बानी मधुर जी और राधिका जी के साथ थी। वो मंदिर शहर से बाहर था। वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। जब वो सब वहां पहुंचे तो पंडित जी ने सारी तैयारियां कर रखी थी। वो पूजा शिवांश और आहना के लिए रखी गई थी ताकि उनके आने वाले जीवन में खुशियां आए और भरपूर प्यार मिले। एक दूसरे का बंधन प्यार से भरा रहे। आहना और शिवांश को एक साथ बिठाया गया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। वहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। एक तरफ पानी बह रहा था। कहने को तो बहुत ही अच्छा समा था। ये सब देखकर सबका मन घूमने का करने लगा, तो सब वहां घूमने लगे। एकदम शांत सा वातावरण था। शिवांश और आहना एक दूसरे का हाथ थामे आगे तक निकल गए। कुछ देर आगे पहाड़ी पर जाते ही वहां छुपा नकाबपोश बाहर आया और आहना और शिवांश के पीछे चला गया। इन सब से बेखबर आहना और शिवांश आगे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों ऊपर पहुंच गए और इस प्यारे से व्यू को हाथ में हाथ डालकर देखने लगे। ठीक 2 मिनट बाद शिवांश का फोन बजने लगा तो वो आहना से दूर होकर बात करने लगा। शिवांश की पीठ आहना की तरफ थी। आहना ने मुस्कुराकर एक बार फोन पर बात करते हुए शिवांश को देखा, फिर अपने दोनों हाथों को बांधकर सामने की ओर देखने लगी। ठीक उसी वक्त वो नकाबपोश पहाड़ी से निकलकर बाहर आया और उसने आहना को धक्का दे दिया। इससे आहना की डर के मारे चीख निकल गई, ठाकुर साहब! तभी शिवांश पलटा। वो आहना को गिरता देखकर डर गया। आहना को धक्का देते ही वो नकाबपोश वहां से भाग गया, पर वो अपना काम कर चुका था। तभी शिवांश ने आहना का हाथ पकड़ लिया जो हवा में थी। उसने तुरंत आहना को अपनी तरफ खींच लिया। आहना का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो तुरंत शिवांश के गले लग गई। शिवांश ने भी आहना को कस के गले लगा लिया। आहना डर के मारे कांप रही थी। ये देखकर शिवांश और भी डर गया। उसने आहना को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। आज के इस वाक्य से शिवांश भी बेहद डर गया था। एक पल के लिए उसकी जिंदगी थम गई थी। उसने आहना के बिना जीने का सोचा तक नहीं था। शिवांश ने आहना को पानी पिलाया। आहना अब भी बहुत डरी हुई थी। ये देखकर शिवांश ने आहना को एक बार फिर गले से लगा लिया। उसने बिल्कुल आहना को अपने सीने से चिपका लिया था। कुछ देर बाद आहना उससे अलग हुई और शिवांश को देखते हुए बोली, ठाकुर साहब, मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैं सच में गिरी नहीं थी खुद से। ये सुनकर शिवांश गुस्से से दहक उठा। उसने मन ही मन कुछ सोच लिया और खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, जान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? ये सुनकर आहना ने एक बार फिर कहना चाहा कि तभी शिवांश ने अपने होठों से आहना के होठों को बंद कर दिया, जिससे आहना की बात उसके मुंह में ही रह गई। शिवांश ने आहना को इसलिए किस किया था ताकि आहना का ध्यान आज हुई बात से हट जाए। आहना की आंखें भी शिवांश के स्पर्श से बंद हो गई। वो भी शिवांश का साथ देने लगी। कुछ पल बाद शिवांश और आहना अलग हुए। आहना शिवांश की आंखों में देखते हुए बोली, ठाकुर साहब, हम अलग तो नहीं होंगे ना? मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। ये सुनकर शिवांश हैरान रह गया। उसने एकदम से आहना को अपने गले से लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और कोई भी हम दोनों को अलग क्यों करेगा? तुम फालतू की बातों से अपना ध्यान हटाओ और मेरी तरफ ध्यान दो। ये सुनकर आहना रिलैक्स हो गई। वो भी शिवांश की बाहों में छुप गई। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी से बाहर निकले और राधिका जी और मधुर जी के पास आ गए, जहां पर बानी और काजल थे। आहना को सही सलामत देखकर बानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो मन ही मन बोली, मेरा प्लान कैसे खराब हो सकता है? कितनी प्लानिंग की थी आहना को मारने की, पर फिर भी बच गई। कोई नहीं, कब तक जिंदा रहेगी, मैं अभी देखती हूँ। राधिका जी शिवांश और आहना को देखकर बोली, पंडित जी ने 1 महीने बाद और आने के लिए कहा है। उससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो और तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। ये सुनकर शिवांश और आहना इकट्ठा बोले, माँ,
जैसा आपको ठीक लगे वैसे करना। ये सुनकर सब हंसने लगे। वहीं बानी जल उठी। शिवांश और आहना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मधुर जी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, चलो जल्दी चलो, अब अंधेरा होने वाला है। रात होने से पहले हम घर पहुंच जाएंगे। मधुर जी की बात मानकर सभी सुबह की तरह अपनी गाड़ी में बैठ गए। बानी आहना और शिवांश की गाड़ी की तरफ जा रही थी। तभी राधिका जी ने आवाज दी। वो बोली, बेटा तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ, पूरी गाड़ी खाली है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ आने दो। ये सुनकर बानी अपना पैर पटक कर वापस काजल के पास आकर बैठ गई। मधुर जी ने पहले अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। उसके बाद शिवांश ने अपनी गाड़ी शुरू की। उसने आहना के हाथ को चूमते हुए पकड़ लिया और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। करीब 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी ठाकुर मेंशन में आकर रुकी। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। राधिका जी ने पहले ही डिनर बनाने को बोल रखा था। सभी फ्रेश होकर आए, तब तक खाना लग गया था। खाना खाते ही सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि आज सब कोई बहुत थक गए थे। शिवांश जब तक नहाकर आया तब तक आहना ने अपने कपड़े बदल लिए थे। आहना की आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी। वो कुछ देर पहले हुए हमले को भूल चुकी थी। शिवांश आहना को अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगा। वहीं कुछ देर में ही थके होने के कारण आहना सो गई, पर शिवांश की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। उसने सोती हुई आहना को देखा जो सुकून से सो रही थी। उसको कुछ पल पहले हुआ वाकया याद आ रहा था। याद आते ही शिवांश की मुट्ठियां गुस्से से भर उठी। उसको याद आया जैसे ही आहना भागकर शिवांश के गले लगी थी, उसको डरा हुआ देखकर शिवांश ने उसको अपनी पनाहों में ले लिया था और उस इंसान के बारे में भूल गया था, क्योंकि उस वक्त आहना को संभालना जरूरी था। वो भी बेहद डर गया था। उसने सुकून से आहना को सोते हुए देखा तो वो आराम से उठा और आहना को पतले से ब्लैंकेट से ढक दिया और वो बालकनी में आकर बैठ गया। उसको बहुत घुटन हो रही थी, इसीलिए उसने अपने ड्रॉअर से सिगरेट निकाला और बाहर आकर सिगरेट अपने होठों के बीच दबा ली। उसने लंबी लंबी कश लेना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने हिल वाला समा आ रहा था। उसने आहना को उस नकाबपोश को धक्का देते हुए देख लिया था। तभी तो उसकी नजर गिरती हुई आहना पर पड़ी और उसने झट से आहना को बचा लिया। उसने तुरंत अपना फोन किसी को मिलाया और आज हुए वाक्य को बताया। उसने तुरंत आहना की सिक्योरिटी बढ़ा दी। भले ही वो आहना के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर वो अंदर से बहुत डर गया था। आहना को खोने का डर उसके सीने में बैठ चुका था। ये याद आते ही शिवांश लंबी लंबी सिगरेट की कश भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसको खांसी आनी शुरू हो गई। ये देखकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट फेंक दी और बाथरूम में घुसकर ब्रश करने लगा। फिर वहीं बेड पर आकर लेट गया। उसने आहना की तरफ देखा जो सुकून से सो रही थी। ये देखकर शिवांश ने चैन की सांस ली। उसने आहना को खींचकर अपने करीब कर लिया और अपनी बाहों में लेकर सो गया। नींद में ही आहना ने अपना सिर शिवांश के सीने पर रख दिया और आराम से सो गई। पर अभी 2 लोग जाग रहे थे। एक थी बानी और दूसरा था वो नकाबपोश जिसकी आंखें गुस्से से धधक रही थी। उसने गुस्से में कहा, आहना तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें शिवांश से भी अलग कर दूंगा। ये वादा है मेरा खुद से और तुमसे भी स्वीट हार्ट। ये बोलकर उसने आहना की तस्वीर पर बेचैनी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही हवस से आहना की तस्वीर को छू रहा था। उसकी आंखों में आहना को पाने की ललक साफ दिख रही थी। वहीं बानी अपनी और शिवांश की मुलाकात को याद कर रही थी। तब से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसको पता चलता है कि शिवांश और विराज एक दूसरे के राइवल्स हैं। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। विराज की वजह से बानी उसके करीब गई। धीरे धीरे कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई उनको ही नहीं पता चला। पर बानी शिवांश के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। प्यार तो वो विराज से करती थी और विराज भी बानी से प्यार करता था। वो शिवांश के साथ बस विराज की वजह से थी। दोनों कॉलेज में एक साथ रहने लगे। शिवांश की तरफ से वो सिर्फ उसकी दोस्त थी जिससे वो हर बात शेयर करता था।
कोई समझे तो एक सच्चा दोस्त भी प्यार से कम नहीं होता। उसके मन में बानी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया था, पर प्यार के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते थे। एक दिन शिवांश को उसकी असलियत का भी पता चल जाता है। जब न्यू ईयर की पार्टी थी तो बानी और विराज एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। विराज उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत रोता है। तब से फिर वो अमेरिका चले जाता है, पर उसने बानी से एक वादा लिया था। उनकी लड़ाई या प्यार के बारे में घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, और वो विराज के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि विराज के पापा का कॉन्ट्रैक्ट ठाकुर कंपनी से चल रहा था। अच्छा रिश्ता था दोनों के बीच, वो इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो चुपचाप निकल गया वहां से जाने के बाद उसकी मुलाकात हुई बानी से और शुभम से। बानी की वजह से वो आज ऐसा बन गया था और उसका पक्का दोस्त भी, पर बानी उसको प्यार करने लगी थी। वो अपनी याद से बाहर आई और खुद से गुस्से में बोली, तुमने मेरी ननंद की फ्रेंड को धोखा दिया है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उसकी वजह से ही तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं उसको तुम्हारे बिना तिल तिल करके मरते हुए नहीं देख सकती, पर अपने पति को भी आहना की तरफ झुकते हुए नहीं देख सकती हूँ। अगर मुझे अपना घर बसाना है तो मुझे आहना को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, वरना विराज मेरे बच्चे को अपनाने से मना कर देगा। जैसे मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया है, वैसे ही मेरे बच्चे को निकाल देगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगली सुबह आहना ने जब आंखें खोली तो वो खुद को शिवांश की बाहों में देखकर मुस्कुरा दी। फिर उसने हल्की सी शिवांश के माथे पर किस की और उसकी बाहों से निकलकर बाथरूम में तैयार होने चली गई। उसने आज रेड कलर की साड़ी डाली हुई थी। उसके लंबे और गीले बाल उसके चेहरे और गर्दन पर चिपक गए थे, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। जैसे ही उसने अपने बालों को झटका तो उसके बालों में से पानी की कुछ बूंदें शिवांश के चेहरे पर आकर गिर गई, जिससे शिवांश की नींद टूट गई। आंखें खुलते ही उसकी आंखें आहना पर गई, जो अपने बाल सुखा रही थी। ये देखकर शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर आहना के पास गया और पीछे से उसको अपनी बाहों में भर लिया। आहना शिवांश के इस मूव से चौंक गई। शिवांश अपना चेहरा आहना की गर्दन पर टिका लेता है और शीशे से आहना की नजरों में देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, आज बड़ी खिली खिली लग रही हो और हॉट भी। ये बोलकर वो आहना की गर्दन को चूम लेता है। ये सुनकर आहना की नजरें झुक जाती है और उसकी पकड़ शिवांश की बाह पर कस जाती है। ये देखकर शिवांश हंसने लग जाता है और आहना का तो मुंह बन जाता है। वो शिवांश की बाहों से निकलकर बोली, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं तैयार होकर नीचे जाती हूँ। माँ मेरा वेट कर रही होंगी। ये सुनकर शिवांश एक बार फिर आहना को अपनी बाहों में ले लिया और बोला, जान पहले मुझे गुड मॉर्निंग किस तो दो, फिर चली जाना। ये बोलकर वो आहना के चेहरे पर झुक गया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। शिवांश ने सिंदूर लेकर आहना की मांग में सजा दिया और बोला, अब लग रही हो परफेक्ट। ये बोलकर वो बाथरूम में चला गया और आहना नीचे चली आई। आहना ने आकर सबसे पहले पूजा की, फिर ब्रेकफास्ट लगवाना शुरू कर दिया। एक एक करके सब नीचे आ गए। सबने खाना खाया। उसके बाद आहना बोली, पापा मैं अब राठौर इंडस्ट्री शुरू करना चाहती हूँ। कब तक मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी? ये सुनकर शिवांश तुरंत बोल पड़ा, पर वो कंपनी तो अजय राठौर की है ना, उसको तुम कैसे चला सकती हो? ये सुनकर मधुर जी और आहना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधुर जी बोले, बेटा अजय जी आहना के ही तो पापा है और आहना ही तो उस कंपनी की मालकिन है। वो तो एज अ मैनेजर अपनी कंपनी में काम कर रही थी, क्योंकि मैं खुद चाहता था आहना पहले अपने दम पर कुछ हासिल कर सके, फिर अपनी कंपनी ज्वाइन करे। अजय जी और मैं पक्के दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने आहना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, ताकि दूसरों को आहना के होने के बारे में पता ही ना चले। पर अब ये सबके सामने लाना ही था। चलो मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम दोनों ऑफिस चले जाना, और हाँ आहना बेटा तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। शिवांश की नजरें मधुर जी की बात सुनकर झुक गई थी। उसकी आंखों के आगे आहना की और उसकी पहली मुलाकात याद आ गई। उसने क्या क्या सोचा था आहना के बारे में। वो आहना से नजर नहीं मिला रहा था।
वो तुरंत फाइल का बहाना बनाकर ऊपर कमरे में चला गया। आहना को भी इस चीज का आभास हो गया था। शिवांश गिल्ट में है, ये सोचकर वो भी शिवांश के पीछे चली गई। काजल अपने काम पर निकल गई, वहीं राधिका जी और बानी अपने कमरे में चली गई। शिवांश बाहर बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वो शब्द आ रहे थे जो पहली मुलाकात में शिवांश ने आहना से कहा था। फिर कशिश की हुई बेइज्जती, उसमें भी शिवांश कुछ नहीं कर पाया था। वो सोच सोच कर परेशान हो गया था। पर भले ही आहना एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर भी उनको वैसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। उसको अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। तभी आहना आई। उसने शिवांश को पीछे से गले लगा लिया। उसके हाथ शिवांश के सीने पर चले गए, जो जोरों से धड़क रहा था। ये देखकर आहना चिंतित हो गई। वो अपनी चिंतित आवाज में बोली, ठाकुर साहब, आप ठीक तो है ना? आपका दिल कितना जोरों से धड़क रहा है। ये सुनकर शिवांश ने आहना को पलटकर अपने गले से लगा लिया और उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हें क्या क्या बोलकर दर्द देता गया। तुमने उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा? हाँ? ये सुनकर आहना ने अपना सिर शिवांश के सीने से हटाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, क्या हुआ अगर मैं अमीर हूं तो? पर मुझे अपने स्टेटस पर कोई घमंड नहीं है। मैं उस समय भी आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी और ना ही आज। मुझे पता है आप उस वक्त के लिए शर्मिंदा हैं, पर मैं पिछली सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने में ही भलाई है। बार बार हमें अपने अतीत को याद करके खुद की प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शिवांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आहना को कस के गले लगा लिया और बोला, आई एम वेरी लकी कि मुझे अपनी जिंदगी में तुम लाइफ पार्टनर के रूप में मिली हो। पर मैं सच में वो चीज़ नहीं भुला पा रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ की है। और तो और मैंने कशिश को भी कभी नहीं रोका। तो मैं कुछ कहने के लिए मुझे उस वक्त भी। वो आगे कुछ कहता उससे पहले आहना ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बस ठाकुर साहब, पिछली अब कोई बात मैं नहीं जानती हूँ। आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं पिछली बातों को थोड़ा सा भी याद नहीं करना चाहती। इसीलिए अब आप पिछली बातों को याद करके मेरा मूड मत खराब कीजिए, वरना पहले तो मैं आपसे नाराज़ नहीं हुई थी, पर अब ज़रूर हो जाऊंगी। और लकी तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा समझदार लाइफ पार्टनर मिला। बस कुछ गलतियाँ हुई है और गलतियाँ तो सबसे होती है, तो हमें उन्हें भुलाकर माफ़ कर देना चाहिए। अब चलो, बाहर मम्मी जी इंतज़ार कर रही होंगी। वो शिवांश को छोड़कर जाने लगी। तभी शिवांश ने उसको अपनी बाहों में खींच लिया और उसको पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जो इतना बड़ा लेक्चर सुनाया मुझे, अब उसका कुछ इनाम तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। और वैसे भी कल तुम मुझे बिना गुड नाइट किस किए सो गई थी। तो आहना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और बोली, तो आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं? कितने बुरे हैं आप। शिवांश आहना की आंखों में देखता हुआ बोला, अब जैसा भी हो तो तुम्हारा ही। ये बोलकर वो आहना के चेहरे पर झुक चुका था। आहना ने भी अपनी बाहें शिवांश के गले में डाल दी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए तो बानी बाहर सोफे की तरफ बैठी हुई थी। आहना ने बानी से पूछा, मम्मी किधर है बानी? वो दिखाई नहीं दे रही। बानी थोड़े एटीट्यूड में बोली, वो ऑर्फनेज चली गई है, कुछ देर बाद आएंगी, ये कहकर गई है। आहना ये सुनकर चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ जाती है। आज उसको बानी के व्यवहार में कुछ डिफरेंस लगता है, पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है वो और बैठकर अपना फोन चलाने लगती है। शिवांश बाहर आया। उसने आहना के माथे पर किस किया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। और हाँ, टाइम से लंच कर लेना या फिर मुझे वीडियो कॉल कर लेना, साथ में खाएंगे। ये सुनकर आहना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शिवांश एक बार फिर उसके माथे पर किस करके चले गया। आहना मुस्कुराते हुए बैठ गई। वहीं बानी ये सब देखकर जल भुन गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस करके बंद कर ली। वहीं अपनी तबीयत का बहाना बनाते हुए वो रूम में चली गई। वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगी और खुद से कहने लगी, मुझे जल्दी ही इन दोनों को अलग करना होगा, वरना ये दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाएंगे
और मुझे इन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। आहना को मुझे जान से मारना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे गले का फंदा बन जाएगी। उसको खत्म करने के लिए मुझे उसके क्लोज जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। शिवांश तो वैसे ही मुझे अपने क्लोज नहीं आने देगा, तो अब आहना ही मेरा मोहरा बनेगी और मात भी उसको ही मिलेगी। ऐसा प्लान बनाऊंगी जिससे किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। वो बेड पर बैठकर अपना प्लान बनाने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आता है। ये सोचकर वो जोरों से हंसने लगती है और कहती है, आहना, मेरी प्यारी आहना, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर अब तुम कुछ ज्यादा ही सबके लिए चहेती हो रही हो। उसके लिए तुम्हें रास्ते से हटाना ही होगा। कशिश को शिवांश मिल जाएगा और मैं और विराज एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। शाम को शिवांश घर आया तो वो सीधा अपने रूम में आया। आहना एक हाथ फोल्ड करके अपना सिर टिकाकर एक किताब पढ़ रही थी। ये देखकर शिवांश मुस्कुरा दिया। वो धीरे धीरे आहना के पीछे गया और उसकी बैक साइड पर लेट गया। फिर आहना को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो मेरी जान को किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे तो तुम्हारी इस हॉबी का पता ही नहीं था। आहना मुस्कुराते हुए बुक रख दी और बोली, तो अब पता चल गया ना ठाकुर साहब। वैसे आज आप बड़ी जल्दी आ गए, कोई काम नहीं था क्या ऑफिस में? ये सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, मेरी शादी को अभी 1 महीना तक नहीं हुआ है, तो वैसे मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी समझता हूँ। पहले ही कई दिन मैं वेस्ट कर चुका हूँ। ये सुनकर आहना भी मुस्कुरा दी। रात को दोनों मधुर जी के रूम में थे। वो शिवांश को कल आहना की सिक्योरिटी वो बाकी सबके लिए बोल रहे थे और आहना को कैसे सब कुछ संभालना है वो भी बता रहे थे, क्योंकि कल से आहना अपने ऑफिस को ज्वाइन करने वाली थी। उसके सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। ये सोच कर वो परेशान हो रही थी। अपने उदास चेहरे से शिवांश की तरफ देखती, जो ध्यान से मधुर जी की बात सुन रहा था। फिर उसने अपने फोन से एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी से आहना के लिए अच्छे से अच्छे सिक्योरिटी देने को कहा, जो हर वक्त आहना के साथ रहे। उन्हीं में से एक सिक्योरिटी को आहना का पीए भी बना दिया गया था, जो बिना किसी दिक्कत के आहना के साथ रहे और किसी को कोई शक भी ना हो। कुछ देर बाद दोनों रूम में आए। आहना बोली, ठाकुर साहब, ये सब संभाल पाऊंगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर शिवांश ने आहना का हाथ पकड़ लिया और इसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे अपनी बीवी पर पूरा विश्वास है। वो जो करेगी एकदम परफेक्ट करेगी। कुछ देर बाद दोनों सो गए। उनको इंतजार था तो बस अगले दिन का, जो और दिनों से अलग निकलने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन से आहना ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, पर वहां का कोई एम्प्लॉय नहीं जानता था आहना उनकी बॉस है। जब आहना उठी तो उसके बगल में शिवांश नहीं था। ये देखकर उसको अजीब लगा, क्योंकि शिवांश हर बार उसके उठने के बाद ही उठता था। फिर वो नहाने चली गई। उसने आज ब्लैक कलर का फुल स्लीव वाला सूट डाला हुआ था, जिसमें वो अच्छी लग रही थी। जब तैयार होकर आहना नीचे आई तो देखा सब वहीं बैठे हुए थे। शायद वो सब उसका इंतजार ही कर रहे थे। वो नीचे आई तो सब उसको हैरानी से देखने लगे। काजल बोली, आहो, तुम ये कपड़े पहनकर जाओगी ऑफिस के पहले दिन? तुम बॉस नहीं बल्कि एक हाउसवाइफ लग रही हो। आई थिंक तुम्हें ऑफिस वाला सूट डालना चाहिए। ये सुनकर आहना उदास हो गई और बोली, मेरे पास तो वो है ही नहीं, इसलिए मैंने यही पहन लिया। ये सुनकर राधिका जी उसके पास आई और बोली, बेटा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर आहना ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश उसके सामने एक पैकेट लेकर खड़ा हो गया और उसको आंखें खोलने को कहा। आहना ने जब आंखें खोली तो वो शिवांश का गिफ्ट देखकर हैरान हो गई। राधिका जी बोली, बेटा, हमें पहले ही पता था तुम्हारे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए मैंने और शिवांश ने तुम्हारे लिए ये सूट मंगवाया है।
बाकी तुम आज शाम को काजल के साथ जाकर शॉपिंग कर लेना, ठीक है? आहना की आंखें नम हो गई सबका प्यार देखकर। तभी उसके कानों में जय की आवाज आई। वो बोला, आहू जल्दी कर, फिर लेट हो रही है। अगर पहले दिन लेट हो जाएगी तो बाकी एम्प्लॉय पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जय और शोभा को वहां देखकर आहना बहुत खुश हो गई थी। फिर वो शिवांश से पैकेट लेकर अपने कमरे में चली गई। सभी लोग उसके आने का इंतजार करने लगे। शिवांश तो मन ही मन उसकी इमेज बना लिया था कि वो कैसे लगने वाली है। जब वो बाहर आई तो शिवांश का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। उसने पिंक कलर का ऑफिस सूट पहना हुआ था। बालों को समेटकर उसने पोनी बना ली थी। कानों में डायमंड के टॉप्स, गले में सिर्फ मंगलसूत्र और हाथ में एक पतली सी डायमंड की चेन। सब लोग आहना को आंखें फाड़ कर देख रहे थे और शिवांश की धड़कन तो आहना को देखकर तेज हो गई थी। वो तो बात करना चाहता था और उसकी तारीफ करना चाहता था, पर सबके बीच में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। शिवांश को छोड़कर सबने आहना की तारीफ की। फिर राधिका जी ने पहले आहना की आरती की और उसको टीका लगाकर दही चीनी खिला दिया और उसको अच्छे से काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। फिर शिवांश और आहना मधुर जी के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। शोभा और जय दोनों पीछे अपनी गाड़ी से आ रहे थे। जैसे ही आहना की गाड़ी रुकी वैसे ही सब एम्प्लॉय बाहर आ गए। सबके सब आहना को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगे। लड़के तो आहना के लुक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। सबने आहना का स्वागत किया। फिर आहना सबके साथ अपने कैबिन में चले गई। फिर शिवांश ने पीए से कहकर सबको मीटिंग हॉल में इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे सब लोग वहां चले गए। आहना जैसे ही अपने कैबिन के बाहर पहुंची उसकी नजर डोर पर चली गई जहां पर मिसेस आहना ठाकुर लिखा हुआ था, जिसको बहुत ही सुंदर अक्षरों में सजाया गया था। ये देखकर आहना की आंखें नम हो गई। उसने शिवांश की तरफ देखा जो उसको ही देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में शिवांश को थैंक यू बोल दिया। शिवांश ने इशारे से आहना को रोने से मना किया तो आहना रोते हुए भी मुस्कुरा दी। केविन देखने के बाद सब लोग मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो गए। वहां आहना ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जो कि ठाकुर कंपनी जैसे ही थे। वो एकदम लेडी बॉस लग रही थी। उसके चेहरे का तेज किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। अपना इंट्रो देते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम कमाल की थी। जैसे वो सब कुछ समझाते हुए अपने हाथों को मूव कर रही थी, उसमें वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। सबको अपनी नई लेडी बॉस बहुत पसंद आई। सब लोग अपने काम पर चले गए, शिवांश को छोड़कर। बाकी सब आहना को नए दिन की शुभकामनाएं देकर वहां से चले गए थे। अब मीटिंग हॉल में आहना और शिवांश ही रह गए थे। सबके जाने के बाद आहना शिवांश के गले लग गई, खुद को रिलैक्स करने लगी। उसको ही पता था कि उसने कितने एफर्ट लगाए थे ये चीजें समझाने में। शिवांश ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और बोला, जान, आज का इंट्रो बेहद अच्छा था। आगे भी ऐसे ही काम करना और इंडस्ट्री का और अपने पापा का नाम आगे बढ़ाना। मुझे आप पर बेहद गर्व है। आप सब कुछ कर सकती है। आहना डरते हुए बोली, मुझे तो ये सब नामुमकिन लग रहा था ठाकुर साहब। ऐसे लग रहा था जैसे सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आ गई हैं। तो शिवांश उसको रिलैक्स करते हुए बोला, जान, नामुमकिन शब्द में मुमकिन वर्ड छुपा हुआ है। तो कुछ भी चीजें हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। आप बिना एफर्ट लगाए हार कैसे मान सकती हैं? ये तो मेरी मिसेस ठाकुर बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर आहना ने हैरानी से शिवांश की तरफ देखा जो उसको ही देख रहा था। शिवांश आहना को फुल मोटिवेट कर रहा था। वहीं आहना भी शिवांश की बात सुनकर इम्प्रेस हो गई थी। शिवांश आहना के माथे पर किस करते हुए बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस कुछ दिन और फिर हम कपूर्स वाला प्रोजेक्ट एक साथ ही करेंगे। इसी बहाने हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। बस 2 दिन, उसके बाद भी विराज कपूर अपने लंदन वाले टूर से वापस आ जाएगा। फिर हम दोनों टाइम पर मिलते रहेंगे। आहना ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवांश हल्के से उसके होठों को चूमकर, मैं अब वापस ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी जा रहा हूँ। आते वक्त मेरी गाड़ी में ही चलना। ये सुनकर आहना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शिवांश वहां से चला गया। वहीं आहना अपने कैबिन में आकर सारी फाइल्स वगैरह चेक करने लगी। आज उसका पूरा दिन फाइल चेक करने में ही जाने वाला था।
जैसे ही शिवांश अपनी कंपनी पहुंचा, वो आज थोड़ा लेट था। ये देखकर सारे एम्प्लॉइज बहुत हैरान थे, क्योंकि आज तक शिवांश कभी भी लेट नहीं हुआ था। पर वो तो शिवांश की मर्जी थी, वो किस टाइम अपने ऑफिस में आता, किस टाइम नहीं। वही कशिश शिवांश का वेट कर रही थी कि कब आए और उससे बात करे कि वो अपने लिए शिवांश के मन में विश्वास जगाना चाहती थी और उसके करीब रहकर आहना को शिवांश से दूर करना चाहती थी। इसीलिए तो उसने बानी को ठाकुर मेंशन में भेजा था। पर उसने कभी भी नहीं चाहा था कि बानी आहना को मार दे। और तो और बानी ने भी अपना ये प्लान कशिश को बिल्कुल नहीं बताया था। वो आगे क्या करने वाली है, वो बस आहना और शिवांश के मन में गलत फहमियां भरना चाहती थी, ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। जैसे ही शिवांश अपने कैबिन में आया, वैसे ही कशिश शिवांश के लिए ब्लैक कॉफी लेकर उसके पीछे पीछे कैबिन में आ गई। शिवांश ने अपना ब्लेजर निकालकर मेज पर रख दिया और खुद चेयर पर बैठकर रिलैक्स होने लगा। उसकी आंखें बंद थी, इसकी वजह से वो कशिश को नहीं देख पाया। कशिश ने धीरे से मेज पर कॉफी रखी और धीरे से शिवांश के पीछे जाकर उसके कंधे को दबाने लगी। किसी का एहसास पाकर शिवांश ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और कशिश का हाथ जोर से झटका। वो पीछे मुड़ते हुए थोड़े गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जैसे ही उसने कशिश को देखा, रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये सब उनके बीच में नॉर्मल था। पर वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कशिश के इरादों के बारे में। उसने कशिश से कहा, तुम कब आए और तुमने नॉक भी नहीं किया? तो कशिश बोली, ये तो मैं पहले भी नहीं करती थी डुग्गू, पर आज तुम्हें क्या हुआ? शिवांश कशिश को देखते हुए बोला, वो अमेरिका पर था, पर ये इंडिया है, यहाँ पर ये सब नहीं चलता, इस वजह से आज के बाद नॉक करके आना। असल बात तो ये थी कि शिवांश कशिश की वजह से अपने रिश्ते में कोई गलतफहमी या कोई दरार नहीं लाना चाहता था। ऐसे भी उसको कशिश का टच बर्दाश्त नहीं होता था। कशिश बोली, ठीक है डुग्गू, आगे से ध्यान रखूंगी। ये बोलकर वो चली गई। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि ये सब आहना की वजह से ही हुआ है, पर उसको ये बात मालूम नहीं थी कि किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसा जा सकता। वो अपने कैबिन में आकर काम करने लगी, क्योंकि वो जानती थी शिवांश उसको जल्दी ही काम के लिए बुला लेगा। वो भी अपने काम में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से करके शिवांश को अपनी तरफ खींच सकती थी। बस अभी यही तरीका अपना रही थी वो। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। कशिश कई बार शिवांश के पास जा रही थी, पर शिवांश ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जितना पहले देता था। अब उसको इन सब से अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसके बाद वो आहना के पास चला गया। कपूर इंडस्ट्री के बाहर आते ही वो सीधा अंदर चला गया। किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि सब उसको अच्छे से जानते थे। और उनकी जब से शादी की फोटो और वीडियो वायरल हुई थी, तब से तो उसको और आहना को सब अच्छे से जानने लगे थे। शिवांश धीरे से आहना के कैबिन में गया। उसने देखा आहना फाइल चेक करने में बिजी थी। उसने एक हाथ अपनी गर्दन पर रखा हुआ था। ये देखकर साफ तौर से लग रहा था कि आहना की गर्दन में पेन हो रहा है। वो धीरे से आहना के पीछे गया और अपने हल्के हाथों से आहना की गर्दन और कंधों पर मालिश करने लगा। शिवांश के एहसास को आहना अच्छे से जानती थी। उसने मुस्कुराकर अपनी कमर चेयर से लगा दी, तो शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, बेगम साहिबा, ज्यादा थक गई हैं क्या आप? ये सुनकर आहना बोली, पर आपका एहसास पाकर सारे दर्द दूर हो गए। कुछ देर बाद शिवांश ने आहना के माथे को चूमा और बोला, आपका दर्द दूर करने का पूरा इलाज है मेरे पास, चलो अभी फटाफट से अपनी फाइल समेट कर रखो। ये बोलकर वो आहना की हेल्प करने लगा। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में थे। आहना ने अपना सिर शिवांश के कंधे पर रखा हुआ था। वहीं शिवांश ने आहना का एक हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे से सेफली कार चला रहा था। कुछ देर में वो दोनों पार्लर के बाहर थे। दरअसल आहना को आइसक्रीम पसंद थी, इसीलिए शिवांश उसको यहाँ लेकर आया था। शिवांश कार से उतरकर आहना के लिए चॉकलेट फ्लेवर और खुद के लिए बटर स्कॉच ले आया। आइसक्रीम देखकर आहना खुश हो गई। वो बोली, आपको कैसे पता मेरी थकान इससे मिट जाती है? तो शिवांश बोला, अब आपकी पसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा।
आपकी मनपसंद चीज का मुझे नहीं पता होगा तो किसका पता होगा? आहना ये सुनकर मुस्कुरा दी तो शिवांश बोला, जल्दी से पकड़ो अपनी आइसक्रीम वरना पिघल जाएगी। ये सुनकर आहना ने फटाफट से आइसक्रीम ली और खाने लगी। दोनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म की। आहना ने शिवांश की तरफ देखा तो उसके देखने से पहले ही शिवांश बोला, क्या हुआ जान, और आइसक्रीम खानी है? ये सुनकर आहना ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश उसके लिए एक और आइसक्रीम लेकर आया और एक राधिका जी के लिए लेकर आया। आहना आराम से आइसक्रीम खाने लगी, वही शिवांश कार चलाने लगा और कुछ देर बाद दोनों घर के सामने थे। दोनों अंदर आ गए। राधिका जी ने आहना और शिवांश को कॉफी के लिए पूछा, पर शिवांश ने कहा, हम आइसक्रीम खाकर आए हैं। फिर राधिका जी को देते हुए बोला, ये आपके लिए। राधिका जी खुश होकर आइसक्रीम खाते हुए अपने कमरे में चली गई। इसी तरह खुशी खुशी एक हफ्ता निकल गया। आहना ने अच्छे से अपने ऑफिस के बारे में और अपने काम के बारे में बारीकी से सारी बातों को सीख लिया था। उसका पूरा दिन ज्यादातर अपने काम में ही निकलता था। आते वक्त भी ज्यादातर लेट ही हो जाती थी। उसने शिवांश को अब अपने ऑफिस आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिवांश उसकी वजह से लेट हो। वहीं कार्तिक ने भी अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वो अब अपनी कंपनी को और ऊंचा ले जाना चाहता था और अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता था। सब अपने कामों में व्यस्त हो चुके थे। विराज कपूर वापस इंडिया आ चुका था, जिससे शिवांश और आहना की कंपनी विराज कपूर की कंपनी के साथ काम कर रही थी। अक्सर वो तीनों मिलने लगे थे। जब जब विराज आहना को देखता तो शिवांश को चिढ़ मचती थी। आज प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए आखिरी मीटिंग थी। जो कुछ भी प्रोडक्ट उनको यूज करने थे, अपने सामान को बनाने में, उसका आज फाइनल डे था। इसीलिए आज ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी में मीटिंग रखी गई थी। ठाकुर विला में चहल पहल थी। शिवांश और आहना दोनों अपने रूम में तैयार हो रहे थे। आहना ने व्हाइट कलर का 2 पीस सूट डाला हुआ था, वहीं शिवांश ने ग्रे कलर का 3 पीस डाला हुआ था। दोनों साथ में ही नीचे आए। वो एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया और एक ही गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल गए। आहना और शिवांश ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, सारे एम्प्लॉयज चुपचाप अपना काम करने लगे। आहना का पीए पहले ही वहीं मौजूद था और शिवांश का पीए मीटिंग रूम को आखिरी बार चेक कर रहा था कि कोई कमी तो नहीं रह गई। शिवांश और आहना दोनों सीधा मीटिंग रूम में ही चले गए और वो अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने लगे। दोनों का ध्यान अपनी बातों में लगा हुआ था। तभी वहां पर विराज आया। जब उन्होंने आहना और शिवांश को इतने करीब देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। उसने अपने गुस्से को दबा लिया और फटाफट से अंदर आ गया। उसने आहना और शिवांश का ध्यान भटकाने के लिए आहना से कहा, हेलो मिस राठौर, कैसी हैं आप? ये सुनकर शिवांश को गुस्सा आ गया। वो भली भांति जानता था विराज उसके गुस्से को कैसे बाहर निकालने के लिए कह रहा है। उसने दांत पीसकर विराज से कहा, वो मिस राठौर नहीं, मिसेस आहना शिवांश ठाकुर हैं। आगे से ध्यान रहे यह गलती दोबारा ना हो। आहना ने जैसे ही शिवांश को गुस्सा करते हुए देखा, उसने शिवांश का हाथ कसकर पकड़ लिया। शिवांश ने उसकी तरफ देखा तो आहना ने अपना सिर ना में हिलाते हुए गुस्सा ना करने को कहा तो शिवांश का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। तभी वहां पर कशिश आ गई और आते ही शिवांश के गले लग गई। ये देखकर आहना के चेहरे पर जलन के भाव आ गए, जिसे विराज बड़े ही अच्छे से नोटिस कर रहा था। विराज ने अपने आप से मन में कहा, ओह, तो ये है यहाँ का सबसे कमजोर हिस्सा। अब तो तुम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा मिस राठौर। किसी भी हालत में तुम्हें मेरा होना होगा। ये बार बार इस साले शिवांश के हिस्से में इतनी खुशियां क्यों आ जाती है? और जो भी लड़की वो पसंद करता है उस पर मेरा दिल क्यों आ जाता है? पर जो भी हो, अब आहना को मेरा होना होगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा। जैसे ही शिवांश आहना का चेहरा देखा तो फौरन कशिश से दूर हो गया और बोला, ये ऑफिस है कशिश, तुम क्यों नहीं समझती? शिवांश को गुस्सा आए उससे पहले आहना बोली, चलो मिस्टर ठाकुर, मीटिंग का टाइम हो गया है।
वो मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। सब अपनी अपनी राय और अपने अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। सबके प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे। उनमें से सबने एक दूसरे के आइडिया को चूज करके दूसरी फाइल में लिखा और वैसे ही आगे का रूम डेकोरेट और फर्नीचर डेकोरेट करने का निर्णय लिया। इन सभी पॉइंट को अलग से लिखते हुए करीब 2 घंटे और बीत चुके थे। ऐसे में लंच का टाइम हो गया था, तो शिवांश ने आहना को देखते हुए कहा, चलो बेबी, खाने का टाइम हो गया है। वैसे भी आजकल तुम बहुत कम खाने लगी हो, देखो ना कितनी पतली हो गई हो। ये बोलकर वो बिना किसी की बात सुने आहना का हाथ पकड़कर मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। उनके पीछे पीछे शिवांश और आहना के पिए भी बाहर आ चुके थे। जैसे शिवांश ने आहना पर अपना हक जमाया था, उसको देखकर कशिश की आंखों में जलन के भाव उभर आए। उसका दिल किया वो अभी के अभी आहना को शिवांश से अलग कर दे, पर ये सब उसके बस में नहीं था। उसका जी मचलने लगा और उसको हल्की हल्की गर्मी भी लग रही थी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको वॉमिट होने वाली हो। ये महसूस करके कशिश बिना विराज की तरफ देखे भागकर बाहर आ गई और अपने कैबिन में बने वॉशरूम में चले गई। वॉमिट करने के बाद उसको कुछ अच्छा फील हुआ। उसने अपना मुंह धोया और बाहर आ गई। वो अपनी चेयर पर बैठ गई। उसको ये कमजोरी पिछले 3 दिनों से हो रही थी, जिसको वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी चेयर पर पीछे सिर टिका लिया। आंखें बंद करते ही उसको शुभम का चेहरा नजर आया। ये देखते ही उसको अपनी और शुभम की वो रात याद आ गई जिस रात वो दोनों इंटीमेट हुए थे। पर ये बात कशिश के दिमाग से बिल्कुल उतर चुकी थी। उसने अपना वो पिछला वक्त याद करने की कोशिश की जिस वक्त वो दोनों साथ में थे। उसको धुंधली धुंधली यादें नजर आ रही थी जिसमें शुभम उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर कशिश ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था और अपने होठों को शुभम के होठों से मिला दिया। उसने कई बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर खुद को वो छुड़ा नहीं पाया था। वो याद आते ही कशिश ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से मेज पर रखा पानी फटाफट से पी लिया। उसने खुद से कहा, तो वो सच कह रहा था, मैंने ही उसको फोर्स किया था। कहीं इंटीमेट होने की वजह से मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूं ना? ये सारे सिम्टम्स तो एक प्रेग्नेंट लेडी के होते हैं। फिर शिवांश के बारे में याद आते ही वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कभी शुभम के बच्चे की मां नहीं बन सकती। ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। मुझे अब इसका पता लगाना ही होगा। वो शिवांश को बिना बताए हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मन ही मन बोल रही थी, उसके प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव ना आए। वो बहुत हड़बड़ी में हॉस्पिटल पहुंची थी। उसको बहुत डर लग रहा था। अगर वो सच में प्रेग्नेंट हुई तो वो क्या करेगी? ये सोच सोच कर उसकी तो हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग से शिवांश और उसके प्यार का जो भूत था वो उतर गया था। एक तरफ तो उसको अपने प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ जब वो शिवांश के बारे में सोचती तो कहती, नहीं, शिवांश बस मेरा है, मैं उसको किसी और का नहीं होने दूंगी। उसने अपनी फैमिली डॉक्टर से पहले ही बोल दिया था कि वो हॉस्पिटल आने वाली है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कशिश को कुछ देर बाहर बैठने के लिए बोला। जब डॉक्टर बाहर आई तो उसने देखा कशिश चुपचाप अपनी उंगलियां चटका रही थी। डॉक्टर उनके पास आई और बोली, आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आप 15 डेज की प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर तो कशिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। उसने अपनी डॉक्टर से कहा, आंटी, ये बात किसी को मत बताना। उसके लिए आप जो कहेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये खबर खुद देना चाहती हूँ और ये बात अभी मैं नहीं बताना चाहती, इसलिए आपको ये सब बातें नहीं बतानी है। ये सुनकर डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। कशिश वहां से सीधा अपने घर आ गई। वो अपने कमरे में चली गई बिना किसी को बताए और बेड पर जाकर अपने पैरों को मोड़कर लेट गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शुभम को ये सब बताए। उससे ये सब हैंडल नहीं हो रहा था। उसको सबके बारे में सोचकर चिंता सताए जा रही थी। टप टप करके आंसू उसके तकिए को भिगोने लगे। भले ही वो कितनी ही बुरी थी,
चाहे कितनी भी स्ट्रांग बने, पर वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद उसने शुभम के पास फोन मिला दिया। कुछ देर बाद रिंग जाने के बाद शुभम ने फोन उठाया। पहले तो वो शॉक्ड हो गया था कशिश का नंबर देखकर, फिर उसने हिम्मत करके फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उसको कशिश के रोने की आवाज आई। वो रोते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मेरे इतने करीब नहीं आते तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। ये सुनकर शुभम एकदम शॉक्ड रह गया, पर जैसे ही उसने कशिश की रोने की आवाज सुनी तो उसने खुद पर काबू पाया और बोला, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ सोचता हूं, तब तक तुम हिम्मत रखो। कशिश बोली, अब ये बात मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं छुपा पाऊंगी, क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर शुभम बोला, तुम यहाँ अमेरिका आ जाओ और अपने घर वालों को कहो यहाँ के बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी शिवांश ये बात समझ जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा, तब तक हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। कशिश को शुभम की ये बात सही लगी। वो बोली, ठीक है शुभम। शुभम बोला, मैं आज ही तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ और एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम्हें खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती मैंने की है तो उसको मैं मान लूंगा। उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। कशिश ने जैसे तैसे अपने कपड़े बैग में डाले और सबको बहाना मारकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जाने से पहले वो ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी आई। वो सीधा शिवांश के कैबिन में चली गई। शिवांश ने जैसे ही उसको देखा वो बोला, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है कितना सारा काम पेंडिंग है और प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। ये सुनकर कशिश बोली, डुग्गू, मैं आगे तुम्हारे साथ काम या प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे अर्जेंटली अमेरिका के लिए निकलना है और शायद वापस इंडिया भी ना आ पाऊँ। मैं वही बिजनेस चलाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। आई होप तुम मेरी बात समझोगे। ये सुनकर शिवांश बोला, मुझे पता है तुम ज्यादा अमेरिका में रही हो, शायद इसलिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा यहाँ, पर मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी वहाँ पर शुभम अकेला ही वहाँ का बिजनेस देख रहा है, इससे उसको भी कंपनी मिल जाएगी। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं प्रोजेक्ट को करवाने के लिए। कुछ देर बाद कशिश वहाँ से निकल गई। आज कशिश के लहजे में नरमी थी, वरना उसके बोलने के लहजे में हर पल एटीट्यूड झलकता था। पर उसने ज्यादा कशिश पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो काम पर लग गया। आहाना भी उसके साइड वाले कैबिन में अपना काम कर रही थी और शिवांश के सामने वाले कैबिन में विराज काम कर रहा था। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तीनों ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही काम करने वाले थे। इसी दौरान 2 दिन और बीत गए। शाम को आज आहाना और शिवांश घर जल्दी आ गए क्योंकि अब लगभग सारा काम निपटा लिया था। वो इतना बिजी थे कि उनको किसी चीज का ध्यान नहीं था। दोनों ने भी साथ में बहुत कम वक्त बिताया था और उनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि वो दोनों बिजी रहने लगे थे। सब लोग उनकी जिम्मेदारियों को समझ रहे थे, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, पर वो दोनों घर वालों की बातों को आसानी से समझ रहे थे कि उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो आज जल्दी आ गए थे। साथ में सब डिनर कर रहे थे और मजाक मस्ती कर रहे थे। उनको खुश देखकर बानी का भीतर से बहुत दिल जल रहा था। उसकी तिरछी और पैनी नजर आहाना को ही देख रही थी। ये देखकर शिवांश को बड़ा अजीब लगा। वो अभी तक आहाना के साथ हुआ एक्सीडेंट को भुला नहीं पाया था। उसको बानी पर पहले से ही थोड़ा थोड़ा शक था, पर अब वो शक यकीन में बदल गया था। उसको अपने साथ किया हुआ बानी और विराज का व्यवहार याद आया। वो ये सोचकर खुद से बोला, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? पहले भी इन दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब शायद वो दोबारा मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो ना हो उस एक्सीडेंट में इन दोनों का हाथ ही था। जिस प्रकार विराज आहाना को देखता है उसे तो लग ही रहा है वो जरूर मेरी आहाना पर अपनी नजर डालने लगा है, पर अब की बार मैं उसका साया अपनी आहाना पर नहीं पड़ने दूंगा। मुझे अब इन दोनों के ऊपर पूरी नजर रखनी होगी।
जैसे ही बानी को शिवांश की नजरें खुद पर महसूस हुई तो उसने आहना के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। उन 2 दिनों में कशिश और शुभम के बीच बहुत कुछ बदल चुका था। कशिश और शुभम ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया था, पर कशिश ने सोचा वो किसी भी कड़वाहट के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने बानी को फोन किया। जैसे ही बानी ने कशिश का फोन देखा, वो फोन उठाकर कमरे में चली गई। उसने फोन उठाया तो सामने से कशिश की आवाज आई। वो बोली, मैं और शुभम शादी करने वाले हैं, इसलिए भाभी मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए आहना को नुकसान पहुंचाए। आप और भाई दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे पता है आप दोनों के बीच बहुत प्यार है, पर फिर भी आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ सुलझ जाए। जब बानी ने यह बात सुनी तो कशिश पर गुस्सा हो गई। वो बोली, मैं इसके लिए आहना को कभी माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे पति को खुद की तरफ खींचा है, इसलिए विराज मुझे छोड़कर आहना की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। इसके लिए मैं आहना को कभी माफ नहीं कर सकती। उसको इस गलती की सजा तो मिलकर रहेगी। कशिश ने बानी को बहुत समझाया तो बानी मान गई। ये सुनकर कशिश ने चैन की सांस ली। पर क्या सच में बानी ने कशिश की बात मान ली थी? खाना खाने के बाद शिवांश और आहना अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही शिवांश का फोन बज उठा तो वो फोन पर बात करने लगा। ये देखकर आहना बाथरूम में चली गई और नहाकर अपनी नाइटी पहनकर बाहर आई। आहना को इस लुक में देखकर शिवांश ने जल्दी से अपना फोन कट कर लिया और आहना को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आज तो आप बाकी दिनों से अलग लग रही हैं और आज आपके चेहरे पर थकान भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब अब मैं तुम्हें जी भर कर प्यार कर सकता हूँ। ये सुनकर आहना पलटकर शिवांश के सीने से आ लगी। आज एक और रात उनके रूहानी पलों में कैद हो चुकी थी। बानी ने कशिश को ये जता दिया था कि वो अब आहना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर क्या उसने ये सब सच कहा था? उसके बाद वो घर से बाहर चली गई, जहां आहना और शिवांश एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। वहीं वो नकाबपोश जाग रहा था। उसने आहना की फोटो पर बड़े ही गंदे तरीके से हाथ फिराया और बोला, आजकल बड़ी सुंदर और होशियार हो गई हो। आजकल काम भी बड़ी तेजी से सीख रही हो, पर तुम्हारी ये चालाकी अब कुछ पल की मेहमान है। ये बोलकर उसने अपना नकाब हटा दिया। वो कोई और नहीं बल्कि बानी ही थी, जिसने आहना को मारने की कोशिश की थी। वो बोली, बस अब थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद तुम यहाँ धरती पर नहीं बचोगी। रहेगी तो एक फोटो जिस पर तुम्हारी माला चढ़ी होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम विराज के सामने नहीं आती तो तुम बच जाती। देखो ना, उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा वापस। मेरी प्रेगनेंसी को कितना वक्त हो गया है, फिर भी वो नहीं आया। उसको सब पता है, फिर भी उसने मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। ये बोलते वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। धीरे धीरे 1 महीना और बीतने को आया था। इस महीने में उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया था और उन्होंने कंप्लीट करके कस्टमर को हैंडओवर भी कर दिया था। उनका ये आइडिया लगभग सबको पसंद आया था और ये मार्केट में खूब बिक रहा था। अब शिवांश विराज के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने आगे के प्रोजेक्ट के लिए उसको मना कर दिया, जिससे विराज बहुत गुस्सा भी हो गया था। वो उसके करीब रहने का मौका ढूंढ रहा था, पर उसको अब आहना के करीब जाने का कोई मौका नहीं मिलता था, जिस कारण उसका गुस्सा और ऊपर चढ़ने लगा था। इसी बीच आहना के भाई जय और उसकी भाभी माँ शोभा वापस चले गए थे, क्योंकि 1 महीने में आहना ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। वैसे भी इन सब पर जय का कोई हक नहीं था। उसका खुद का काम था और शोभा भी खुद का काम करती थी। ऐसे में उसका यहाँ रहना सही नहीं था, इसीलिए वो वहां से चले गए। एक सुबह शिवांश जल्दी से ऑफिस चला गया। उसने आहना को नहीं बताया। जब आहना उठी तो सीधा नीचे आई तो उसको पता चला मधुर जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। वहीं राधिका जी अपने एनजीओ में ही गई हुई थी और काजल अपने काम के लिए गई हुई थी
और बानी को 1 महीना हो गया था ठाकुर विला छोड़े हुए। उसने राधिका जी को बहाना बनाकर बता दिया था कि वो अब अपना काम करना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ नहीं रह सकती। घर पर कोई नहीं था। आहना ने चुपचाप बैठकर अकेले ब्रेकफास्ट किया और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसने फोन उठाया। उसके बाद एक फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसने जैसे ही मैसेज खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें शिवांश को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांधा हुआ था और खून उसके शरीर से निकल रहा था। ये देखकर आहना हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकलकर धरती को भिगोने लगे। उसने तुरंत उस अननोन नंबर पर फोन मिलाया तो सामने से कॉल पिक हो गया। सामने से हंसती हुई आवाज आई, मुझे पता था जाने मन, तुम जरूर सामने से कॉल करोगी। अगर अपने पति की सही सलामती चाहती हो तो मेरे दिए हुए पते पर आ जाओ। ये सुनकर आहना तुरंत उठकर पते के लिए निकल गई। उसने खुद गाड़ी ड्राइव की। वो बीच रास्ते ही पहुंची थी कि तभी एक गाड़ी उसके सामने आ गई, जिससे आहना ने अपनी गाड़ी दूसरी साइड मोड़ दी तो उसकी गाड़ी सीधा पेड़ पर जाकर टकरा गई। आहना का सिर सीधा स्टीयरिंग से लगा। उसके सिर से हल्का हल्का खून बहने लगा। दूसरी गाड़ी में बानी बाहर निकली, जिसका पेट अब हल्का हल्का दिख रहा था। उसके प्रेगनेंसी को 5 महीने बीत चुके थे, जिससे वो थोड़ी थोड़ी मोटी दिखाई देने लगी थी। आहना ने जैसे ही बानी को देखा वो चौंक गई। बानी ने जल्दी से आहना की गाड़ी का गेट खोला। वो बोली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम आहू? और कम से कम ये तो देख लेती, सामने से गाड़ी आ रही है। अगर अभी तुम्हारा और मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो? आहना को किसी भी सिचुएशन का होश नहीं था। वो बोली, शिवांश को किसी ने किडनैप कर लिया है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां जाना है। क्या तुम मुझे साथ ले चलोगी? ये सुनकर बानी बोली, क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक तो नहीं किया ना? आहना ने गाड़ी में अपना फोन ढूंढा। उसका अपना फोन नहीं मिला। वो बोली, तुम जल्दी से जल्दी मुझे उस पते पर ले चलो, मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है सब कुछ, प्लीज। मुझे कोई सवाल मत करो, बाद में कर लेना। तो बानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो आहना जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई और बानी ड्राइव करने लगी। कुछ देर बाद बानी ने गाड़ी रोकी। आहना बाहर निकल कर आई तो देखा हर जगह मैदान ही मैदान है और दूसरी तरफ थी खाई जो बहुत गहरी थी। बानी आहना को शहर के बाहर ले आई थी। ये देखकर आहना बोली, ये वो पता नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? बानी ने बिना कुछ कहे आहना का हाथ पकड़ा और उसको खाई की तरफ ले गई। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बानी ने एक झटके के साथ आहना का हाथ छोड़ा और बोली, तुम्हारा शिवांश कोई मुसीबत में नहीं है, और वो मुसीबत तुम्हारे शिवांश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई थी, जो कि तुम्हारे सामने खड़ी है। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बानी की बातें उसके सिर से ऊपर से जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब आहना के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। सब कोई बाहर वाले रूम में थे, इसीलिए उन्होंने अपने नौकरों से कहा था कि आहना को सच्चाई ना बताए कि वो कहाँ गए हुए हैं। कुछ देर बाद जब सब अंदर आए तो शिवांश सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने तो पूरे रूम में उसे ढूंढा पर उसको वो कहीं नहीं मिली। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने लोकेशन ऑन की तो देखा आहना की लोकेशन पर रेड लाइट दिख रहा था, जिससे ये शो हो रहा था कि आहना किसी मुसीबत में है। ये देखकर उसने जल्दी से आहना की लोकेशन देखी और सबके सब उसकी लोकेशन पर चले गए। वो आहना की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। वो उस लोकेशन पर आ गया। सब लोग आहना को ढूंढने लगे। वहीं बानी खोई हुई सी आहना से कहती है, तुम्हें पता है तुम कुछ ही मिनटों की मेहमान हो। आहना उसकी बात समझती तब तक बानी आहना को खाई में धक्का दे देती है। आहना की चीख निकल जाती है। आहना की चीख सबके कानों में आती है तो सब दौड़कर खाई की तरफ आते हैं। आहना की चीख सुनकर सब वहां आ जाते हैं। वहां खड़ी बानी गुस्से में खाई की तरफ देख रही थी। उसको कुछ और सुनाई नहीं पड़ रहा था। काजल आकर कहती है, बानी मेरी आहू कहाँ है? कहाँ है आहना? चीख सुनी है क्या उसकी? हाँ, कहीं तूने कुछ किया तो नहीं ना? मुझे पता है जरूर तूने ही कुछ किया है। बानी चीख कर कहती है, मार दिया मैंने उसको।
मैंने गिरा दिया उसको खाई में। अब मेरा बदला पूरा हुआ। वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी शिवांश उसको खींचकर थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू इतना नीचे गिर सकती है मैंने सोचा नहीं था। तू इसी वजह से मेरी जिंदगी में आई थी, हाँ, ताकि तू मेरी आहना को चोट पहुंचा सके। पर अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस अपनी आहना से प्यार करता हूं। सभी चौंक कर शिवांश की तरफ देखते हैं तो बानी उससे कहती है, डुग्गू, मैं आज भी तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने आहना को तुम्हें पाने के लिए नहीं मारा, मैंने उसको इसलिए मारा है क्योंकि विराज भी उसको पसंद करता है। मैंने आहना को इसलिए मारा है क्योंकि विराज ने मुझे अपनाने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, और मेरे बच्चे को भी। फिर वो गुस्से से कहती है, सिर्फ और सिर्फ इस आहना की वजह से। सभी हैरान होकर बानी की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर बानी दोबारा कहती है, उसने तो आहना को पकड़वाने का ऑर्डर भी दे दिया था और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश भी की थी, इसलिए मैंने आहना को मार दिया। अब आहना कभी भी विराज की नहीं हो सकती और मेरी बेस्ट फ्रेंड कशिश भी तुमसे प्यार करती थी, पर तुमने उसको नहीं अपनाया। अब तो वो शुभम के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने उसका भी बदला ले लिया। सारी फसाद की जड़ ये सब की चहेती ये आहना थी। मैंने अपने बच्चे का बदला पूरा कर लिया है। और वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है। और तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, मैंने भी राज के चंगुल से तुम्हारी आहना को निकाल लिया, वरना वो कुत्तों की तरह उसका जिस्म नोच नोच कर खाता। शुरू से ही उसकी नजरें तुम्हारी आहना पर थी। ये सब बोलते हुए वो और जोरों से हंसने लगती है। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि अब आहना नहीं रही। शिवांश पागलों के जैसे बोलने लगता है, मेरी आहना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसने मुझसे वादा किया था, वो नहीं जा सकती। वो बैठकर रोने लग जाता है। उसकी हालत देखकर काजल भी रोने लग जाती है। राधिका जी अभी भी सदमे में थी। मधुर जी पुलिस फोर्स को बुला लेते हैं और कमिश्नर को भी फोन कर देते हैं। उनके ऑर्डर से बानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चारों ओर पुलिस फोर्स आहना को ढूंढने लग जाती है, पर आहना का नामो निशान तक नहीं मिलता। रात हो जाने के कारण आहना को ढूंढना बंद कर दिया जाता है। शिवांश आहना को पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है, पर उसकी आहना नहीं मिलती। विराज को भी जेल हो गई थी क्योंकि उस पर आहना को डराकर खुद के पास बुलाने का आरोप था। उसने आहना को ब्लैकमेल करके खुद के पास बुलाया था, इसीलिए उसको भी सजा हुई थी। लगभग 10 दिन की तफ्तीश के बाद आहना के नाम की फाइल बंद कर दी गई थी और ये घोषित कर दिया गया था कि आहना इज नो मोर, क्योंकि उनको इसका कोई सुराग नहीं मिला था। पर इन सब में शिवांश ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो कहता है उसकी आहना उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी सांसें चल रही है, वो बता रही है कि मेरी आहना जिंदा है। सब लोग आहना के जाने से बहुत दुखी थे, पर वो कहते हैं ना, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। सब लोग जिंदगी जी रहे थे, पर शिवांश जैसे हंसना भूलता सा जा रहा था और इसी तरह समय बीतता गया। 3 साल बाद, इन 3 सालों में सब कुछ बदल गया था। काजल और कार्तिक की शादी पक्की कर दी गई थी। उनकी शादी 6 महीने बाद होने वाली थी। सबकी जिंदगी बदल गई थी। शिवांश अब किसी से बात नहीं करता था। वो सारा दिन ऑफिस में काम करता। उसके पास किसी के लिए टाइम नहीं था, पर वो हर रोज हर रात आहना की तस्वीर से बात करता था। एक यही चीज थी जो वो कभी नहीं भूलता था। वो पहले से ज्यादा खड़ूस हो गया था। हंसना तो जैसे भूल ही गया था। बस शुभम और कशिश की बेटी से बात करता। वो उनकी बच्ची के लिए बड़े डैड जैसे थे। शुभम और कशिश दोनों ठाकुर विला में रहने लग गए थे। उन्होंने समाज वालों को दिखाने के लिए मंदिर में शादी कर ली थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वो लगभग 3 साल की थी, तान्या, शॉर्ट नेम तनु। वो तोतली आवाज में सबको हंसाती रहती थी। कशिश को सबने माफ कर दिया था। शिवांश की कंपनी मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। उसने उसकी ब्रांच को बढ़ा दिया था। शुभम भी उसका यही साथ देता था।
अमेरिका की कंपनी को उसने किसी और वफादार कर्मचारी को सौंप दिया था। आहना के भैया भाभी को आहना की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो लोग यहाँ से चले गए थे। उनका काम ही कुछ ऐसा था जिससे वो आहना को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। हर वक्त उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी। शिवांश ने अपने सारे सोर्स आहना को ढूंढने में लगा दिए थे। वहाँ खाई में जितनी भी लाशें मिली, उनमें आहना की लाश नहीं मिली थी। इस वजह से शिवांश मानने को तैयार नहीं था कि आहना अब नहीं है। रात को एक BMW सड़क पर दौड़ रही थी। वो गाड़ी ठाकुर विला के सामने आकर रुकती है। उसमें से शिवांश बाहर आता है। उसने ब्लू कलर की 3 पीस डाल रखी थी, बाल सलीके से सेट, बढ़ी हुई दाढ़ी, उसमें वो हैंडसम लग रहा था, पर उसकी आंखें खाली थी। दुनिया भर की खामोशी उसकी आंखों में पसरी हुई थी। वो अंदर आता तभी उसके पैरों पर छोटे छोटे हाथ लिपट जाते। ये बच्ची येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उसकी छोटी छोटी चोटी बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी आंखें आहना की तरह नीली थी। फर्क इतना था कि तान्या की आंखें हल्की नीली थी। आहना की आंखों का रंग बिल्कुल ब्लू था। तान्या कहती है, बड़े डैडू, मम्मा मुझे जबरदस्ती दूध पिला रही थी और सुला रही थी, पर मैं आपका वेट कर रही थी। आप इतना लेट क्यों आए हो? शिवांश उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। तान्या उसके गालों पे किस करते हुए कहती है, डैडू आप जल्दी आया करो, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है और मैं आपसे बिना मिले सो जाती हूँ। आज मुझे आपके पास सोना है। तभी कशिश कहती है, तनु बेटा जिद नहीं करते, बड़े डैडू थक गए हैं ना, उन्हें आराम करने दो। तो तान्या जिद करती है और कहती है, मैं बड़े डैडू के पास ही सोऊंगी। कशिश कहती है, पहले आप दूध पी लो, तब तक मैं आपके डैडू के लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? तो शिवांश उससे कहता है, नहीं कशिश, तनु का दूध मुझे ही दे दो, मैं उसे ही पिला दूंगा और मुझे भूख नहीं है। कशिश तनु का दूध शिवांश को दे देती है। शिवांश तनु को लेकर अपने रूम में ले जाता है। कशिश अपने रूम में चली जाती है। राधिका जी भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है, भगवान जी, अगर मेरी आहू जिंदा है तो प्लीज उसको शिवांश की जिंदगी में ले आओ। मैं अपने बेटे को और दुखी नहीं देख सकती। उनकी आंखें नम हो जाती है। कशिश अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती है और ड्रेसिंग टेबल में अपनी हल्की फुल्की ज्वेलरी निकालने लग जाती है। तभी पीछे से शुभम उसको हक कर लेता है। वो उससे कहता है, आज आप उदास क्यों हैं? तो कशिश उसकी बाहों में समाते हुए कहती है, काश आज आहना जिंदा होती तो शिवांश की यह हालत नहीं होती। शुभम उसकी बात को इग्नोर करके कहता है, तनु कहाँ है? तो कशिश कहती है, आज वो अपने बड़े डैडू के साथ है। तो शुभम कहता है, एक वो ही तो है जिससे शिवांश बात करता है, बाकी तो जैसे उसके लिए कोई है ही नहीं। फिर वो कशिश की गर्दन पे किस करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमें तनु के लिए उसके छोटे भाई की प्लानिंग करनी चाहिए? आज तो तनु भी हमारे पास नहीं है। कशिश उसकी बातों से शर्मा जाती है। शुभम अपने होंठ कशिश के होठों पे रख देता है। शिवांश के बेडरूम में तनु शिवांश से बात करते हुए सो जाती है। वो अपनी उटपटांग हरकतों से शिवांश को हंसाती है। शिवांश भी उसका साथ पाकर अपने सारे दुख एक बार के लिए भूल जाता है। वो तनु को सोते हुए देखकर खुद से कहता है, ठाकुरानी साहिबा, आज आप मेरे साथ होती तो हमारी भी इतनी ही प्यारी बेटी होती। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। वहीं दूर एक छोटा सा गांव। दूसरी तरफ एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, मुझे ना अपने सपने में एक हैंडसम सा लड़का आता है, पता नहीं कौन है वो। मुझे लगता है मैं उसको जानती हूँ। आहना आहना पुकारता है, पर मेरा नाम तो निशा है ना। तू मुझे बचपन से जानती है ना। मेरे कोमा में जाने से पहले क्या मैं किसी हैंडसम लड़के से मिली थी? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी लड़की कहती है, दीदू आप मेरी दीदी, मैं यहाँ आपके पास नहीं थी। आप ये सब मम्मी से पूछो, वो आपको सब बता देंगी। तो वो मम्मी के पास जाती है तो उसकी मम्मी सोचती है आज सब कुछ बताने का वक्त आ गया है, तो वो सब सच उसको बता देती है। निशा अपने दिमाग पर जोर डालती है।
थोड़ी ही देर में उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिवांश अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। वो बिजी था। उसके फोन पर एक फोन आया। एक बार के लिए उसने फोन नहीं उठाया, फिर तभी उसने सब कुछ छोड़कर फोन उठाने का फैसला किया। शिवांश अननोन नंबर को झट से उठा लेता था। अननोन नंबर को देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। वो ये सोचता था कहीं ये नंबर आहना का तो नहीं। उसको उम्मीद थी आहना उसको कॉल जरूर करेगी। वो नंबर उठा लेता है तो सामने एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, आप शिवांश सिंह ठाकुर बोल रहे हैं? मेरी बहन आपसे बात करना चाहती है, प्लीज कॉल मत काटना। तो शिवांश कहता है, ठीक है आप बात करवाइए। राधा निशा को फोन दे देती है। निशा फोन लेती है और कहती है, ठाकुर साहब। शिवांश के हाथों से फोन गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशा का भी यही हाल था। तो राधा उससे फोन लेती है और कहती है, हेलो शिवांश। अपना फोन उठाता है तो उसको राधा की आवाज आती है। वो अपना एड्रेस देती है और कहती है, आप मेरे इस एड्रेस पे आ जाना, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। शिवांश खुशी खुशी अपना फोन लेकर चूमने लगता है। वो अपना प्राइवेट जेट तैयार करवाता है और फौरन उस एड्रेस पे निकल जाता है। जल्दी ही उस एड्रेस पे वो पहुंच जाता है। वो जाकर कुंडी खटखटाता है। एक बूढ़ा आदमी गेट खोलता है। गेट खोलते ही शिवांश कहता है, मेरी आहना कहाँ है? उसने मुझे कॉल किया था। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, साहब निशा राधा के साथ झील के किनारे गई है, आप थोड़ी देर बैठे, वो आ जाएगी। शिवांश अंदर पड़ी एक खाट पर बैठ जाता है। घर छोटा था पर साफ सुथरा था। तो एक औरत पानी लेकर आती है। शिवांश वो पानी पी लेता है। वो बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है, साहब हमें निशा एक जंगल में मिली थी। मैं और मेरी पत्नी लकड़ियां काटने गए थे। बिटिया के सिर पर बहुत चोट आई थी तो हमने उसे पास के अस्पताल ले गए। वो 2 साल तक कोमा में रही। जब वो ठीक हुई तो हम उसको अपनी बड़ी बिटिया बनाकर ले आए। उसका नाम निशा था, जो कि इस दुनिया में नहीं, तो सब उसको निशा नाम से जानते हैं। हमने उसको अपनी बिटिया से भी ज्यादा प्यार किया है। उसकी याददाश्त चली गई थी साहब। कल उसको सब याद आ गया और हमें पता चला वो आपकी पत्नी है। तभी आहना आ जाती है। उसने लाल रंग का सूट डाल रखा था और अपने लंबे बालों की चोटी बना रखी थी। सिंपल लुक में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवांश को देखकर वो रोने लग जाती है। तो शिवांश भागकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसको अपनी आहना मिल गई थी। वो आहना का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछता है, आप ठीक तो है ना? तो आहना कुछ बोल नहीं पाती, बस अपनी गर्दन हिला देती है। शिवांश उसको अपनी बाहों में भरता हुआ कहता है, मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आज सबके चेहरे पे खुशी थी। अगले दिन दोनों वहां से रवाना होकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। उस बूढ़े आदमी और औरत ने आहना की अच्छे से विदाई की। आज वो भी बहुत खुश थे कि उनकी बिटिया को इतना प्यार करने वाला पति मिला और आहना भी खुश थी। उसको माँ बाप का सुख मिला। जिस गांव में आहना रहती थी उस गांव में बिजली पानी की कमी थी, तो शिवांश ने उस गांव की व्यवस्था को ठीक करवाने का आदेश दे दिया था। जिस घर में आहना रहती थी उस घर की कंडीशन को भी ठीक करवा दिया। वो लोग खुश थे। राधा आगे पढ़ना चाहती थी पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे पढ़ सके, तो शिवांश ने उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। शिवांश और आहना प्राइवेट जेट से मुंबई आने के लिए रवाना हो गए थे। शिवांश ने आहना को खुद से चिपका कर बिठा रखा था, जैसे कोई उसको शिवांश से अलग कर देगा। वो एक पल के लिए भी आहना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं यही हाल आहना का भी था। वो भी शिवांश को छोड़ना नहीं चाहती थी। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही पलों में वो ठाकुर विला पहुंच गए। राधिका जी और कशिश दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। काजल अपने ऑफिस में थी। उन दोनों की नजर बाहर से आते शिवांश पर पड़ गई। राधिका जी भागकर हड़बड़ी में शिवांश के पास आईं और बोली,
कहाँ चला गया था तू बिना बताए? कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। अगर जाए तो मुझे या किसी को बता के जाया कर। आगे के शब्द उनके गले में ही रह गए। उनकी नजर आहना पे पड़ गई, जो कब से टकटकी लगाए राधिका जी को देख रही थी। आहना को देखकर राधिका जी की आंखें नम हो गई। आहना की आंखों में भी पानी आ गया। वो भागकर राधिका जी के आंचल में छुप गई। राधिका जी रोते हुए कहती हैं, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? अपने साथ हमारा सुकून, हमारी खुशी, सब कुछ ले गई। ऐसा कोई दिन नहीं था जब कोई तुझे याद न करता हो। आहना भी रोते हुए कहती है, मम्मा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। आहना राधिका जी के साथ अंदर आती है। कशिश आहना के आने से खुश थी। वो आगे बढ़कर आहना के गले लग जाती है और कहती है, थैंक्स आहना, तुम आ गई। आज हमारे सूने घर में खुशियां लौट आई। राधिका जी तो आहना को अपने पल्लू में छुपा कर बैठी थी। सभी बहुत खुश थे और बातें कर रहे थे, पर शिवांश कुछ बोल नहीं रहा था। ये बात आहना को खटक रही थी। तभी शिवांश कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो आगे जाने के लिए एक कदम बढ़ाता है, तभी उसके कानों में राधिका जी की आवाज पड़ती है, तुझे तो तेरी पत्नी मिल गई, पर हमें भी हमारा बेटा लौटा दे। वो अपनी साड़ी का एक हिस्सा लेकर खड़ी हो जाती है। हमसे भगवान ने हमारी बहू, हमारी बेटी छीन ली, पर तूने तो खुद ही हमें दूर कर दिया। तभी शिवांश को याद आता है, वो कभी भी किसी से बात नहीं करता था। सुबह सबके उठने से पहले ही चला जाता और सबके सोने के बाद आता। उसके लिए बस काम ही था। हर वक्त वो काम में डूबा रहता था। उसकी आंखें नम हो जाती है तो वो राधिका जी के गले से लग जाता है और कहता है, सॉरी मम्मी, मेरे दुख में मैं आप सबको भी दुखी करता रहा। आहना के जाने का दुख तो आप सबको भी था। मैंने आप सभी से बात न करके आपको और दुखी कर दिया। आज सबके गिले शिकवे दूर हो गए थे। सब बहुत खुश थे, पर तनु कभी आहना को देखती तो कभी शिवांश को। वो बहुत कंफ्यूज थी। तभी वो शिवांश को कहती है, बड़े दादू, ये ब्लू आइस वाली आंटी कौन है और आप सब क्यों रो रहे हो? तो कशिश उसको गोद में उठाकर कहती है, बेटा ये आपकी बड़ी मम्मा है, आपके बड़े डैडू की वाइफ। तो तनु खुश हो जाती है और शिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, बड़े दादू, मम्मा सच कह रही है? वो अपनी बड़ी बड़ी हल्की ब्लू आंखों को और बड़ी करते हुए पूछती है, जिससे आहना को उसकी मासूमियत पे बहुत प्यार आता है। तो शिवांश तनु को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, हाँ बेटा, क्या आपको आपकी बड़ी मम्मी पसंद आई? तो तनु खुश होते हुए कहती है, हाँ डैडू, ये तो एकदम प्रिंसेस जैसी है और मेरे जैसी ब्लू आइज भी है इनके। क्या ये मुझसे भी प्यार करेंगी जैसे आप करते हैं? सब उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो शिवांश कहता है, हाँ बेटा। तो वो शिवांश की गोदी से उतरकर आहना के पास चली जाती है। आहना बड़े ही प्यार से तनु को निहार रही थी। उसने झट से तनु को अपनी गोद में उठा लिया। तनु ने झट से आहना की गाल पे किसी कर देती है और कहती है, प्रिंसेस, आपकी चिक तो बहुत सॉफ्ट है और आपके बाल कितने सुंदर है। वो आहना की तारीफ किए जा रही थी। सब लोग मुस्कुरा के उसकी बातें सुन रहे थे। तभी मधुर जी और काजल भी आ जाती हैं। आहना की पीठ काजल की तरफ थी। वो राधिका जी से कहती है, मम्मा कौन आया है? आहना जैसे ही काजल की तरफ मुड़ती है तो काजल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी जगह पे जम जाती है। तो आहना कहती है, अब गले भी नहीं मिलेगी। आहना की आंखों से आंसू बहने लगता है। काजल भागकर आहना के गले लग जाती है और दोनों रोने लग जाती हैं। बहुत देर तक जब दोनों रोना बंद नहीं करती तो शिवांश कहता है, अरे चुप हो जाओ, तुम्हारी आंखों के अंदर क्या पानी की टंकी फिट है? हाँ? दोनों उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती हैं। मधुर जी और काजल शिवांश को बोलता देखकर खुश हो जाते हैं। आहना फिर मधुर जी के पैरों को छू लेती हैं। मधुर जी भी उसको गले से लगा लेते हैं। आज अपने घर को एक जगह बैठा हुआ देखकर शुभम को हैरानी होती है। वो भागकर अंदर आता है। तभी उसकी नजर आहना पे पड़ती है।
वो आहना को देखकर हैरान हो जाता है। फिर खुद को संभाल कर आहना के पैरों को छू कर कहता है, वेलकम भाभी। आज शुभम अपने फ्रेंड को देखकर खुश था। बातों ही बातों में आहना को शुभम और कशिश की शादी का भी पता चल जाता है। फिर राधिका जी कहती है, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, मैं और कशिश तब तक खाना लगवाते हैं। सभी उठ उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। आहना की आंखें कमरे को देखकर नम हो जाती है। वो कमरा वैसे ही था जैसा उसके जाने से पहले था। वो शिवांश को गले लगा लेती है तो शिवांश भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में शिवांश कहता है, मेरी फैमिली में खुशियां फिर से लौट आई हैं, ये बस तुम्हारी वजह से है। वो आहना को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, मैं तरस गया था आपको अपनी बाहों में भरने के लिए। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। आहना अपनी गर्दन हिलाते हुए उसके होठों पे अपना हाथ रख देती है और कहती है, आइंदा ये बात मत कहना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो शिवांश के सीने से लग जाती है और कहती है, जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं ये सोचकर डर गई थी कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली होगी। अगर ऐसा होता तो मैं तो मर ही जाती। उसकी बात सुनकर शिवांश को गुस्सा आता है। वो आहना को खुद से दूर करता है और कहता है, तुम्हें मेरे प्यार पर इतना ही भरोसा था? मैं तो किसी और को सपने में भी तुम्हारी जगह नहीं दे सकता। वो आहना को एक साइड करके फ्रेश होने चले जाता है। आहना को खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों उसने ये सब कहा। वो शिवांश को मनाने का प्लान करती है। शिवांश बाथरूम से आता है पर आहना को इग्नोर करके बाहर चले जाता है। आहना भी खिन्न मन से नहाने चली जाती है। आज वो बिल्कुल पहले जैसे लग रही थी। उसके कपड़े भी पहले जैसे रखे हुए थे। वो खुश हो जाती है। उसने पीच कलर की साड़ी डाली, मांग में सिंदूर, गले में सिर्फ मंगलसूत्र, बालों से टपकता पानी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको ऐसे देख शिवांश एक बार फिर पलक झपकाना भूल गया था, पर वो जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आहना काजल के साथ उसके कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो देखती है शिवांश सोया हुआ था। वो भी दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसको पता चलता है शिवांश सोने का नाटक कर रहा है। वो शिवांश की तरफ जाती है और कहती है, सॉरी ठाकुर साहब, मैं आप पे शक नहीं कर रही थी, ना मुझे आप पे शक था। वो तो बस ऐसे ही कह दिया। जो मेरे मन में आपको खोने का डर था वही। शिवांश उसको खुद से दूर करता हुआ कहता है, मुझे नींद आ रही है, तुम भी चुपचाप सो जाओ। वो उसकी रूखे से बात करने पर दुखी हो जाती है। वो शिवांश के सीने पर सर रखकर कहती है, जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मैं भी आपसे करती हूँ। आप मेरी जगह होते तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता क्या? हाँ। ये कहते वक्त उसका गला भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिवांश से दूर होती है। वो दूर होती उससे पहले शिवांश उसको पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, उसकी सजा तो आपको मिलेगी, तो सजा के लिए तैयार हो जाओ जान। पहले ही कितना ही टाइम मुझसे दूर रही हो और अब भी मुझे तड़पा रही हो। आहना शिवांश के गले में बाहें डालते हुए कहती है, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। शिवांश उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। अब शिवांश के हाथ आहना की साड़ी उतारने पे लगे हुए थे। उसके होठ अब आहना की गर्दन पे आ जाते हैं। तभी आहना कहती है, ठाकुर साहब। तो शिवांश झट से उससे अलग होता है और उसके गाल पे हाथ रखकर पूछता है, आप ठीक तो है ना? तो आहना रोनी सूरत बनाकर कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर आपकी बियर्ड चुभ रही है। उसके जवाब को सुनकर शिवांश उसको झूठे गुस्से से घूरने लगता है। वो दोबारा से आहना को किस करने की कोशिश करता है, पर आहना उसके होठों पे अपना हाथ रख देती है और कहती है, मेरे करीब आना है तो आप बियर्ड बना के आए। तो शिवांश उससे कहता है, इतनी रात में मैं बियर्ड बनाऊं? सीरियसली? तो आहना कहती है, बिल्कुल, मर्जी आपकी। शिवांश बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, अब तो बनानी ही पड़ेगी। तो वो बाथरूम की तरफ चले जाता है। फिर वो वापस आता है और आहना को गोद में उठाकर कहता है, तो ये शुभ काम भी आप अपने हाथों से कर दीजिए। आहना उसकी बात सुनकर हंस देती है।
वो शिवांश की दाढ़ी बनाने लगती है, पर वो पूरी तरह से शिवांश की दाढ़ी नहीं बना पा रही थी। शिवांश उसको अपनी गोद में उठा लेता है। थोड़ी ही देर में आहना उसकी शेविंग कर देती है। शिवांश को एक शरारत सूझती है। वो शावर ऑन कर देता है। अब दोनों शावर में भीग रहे थे। आहना झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था, अब फिर। तो शिवांश कहता है, अब साथ में शावर ले लेते हैं, अब इतना तो हक है ना मुझे मेरी पत्नी पर। आहना उसके गले में बाहें डालते हुए कहती है, इतना क्यों, पूरा हक है। आहना के होठों से जाता पानी शिवांश को मदहोश कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। शिवांश खुद को और रोक नहीं पाता। वो आहना के होठों को अपने होठों के बीच ले लेता है। शिवांश के हाथ उसकी कमर पे थिरक रहे थे, वहीं आहना के हाथ उसके बालों में उलझ गए थे। शिवांश उसके होठों को चूम रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। अब आहना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, तो शिवांश उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन चूमने लगता है। थोड़ी देर में वो आहना को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आता है, उसको बिस्तर में लिटा देता है और उसके चेहरे को अपनी हाथों में भरकर उसके होठों को चूमने लगता है। आहना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कब उनके कपड़े उनके जिस्म से दूर हो गए पता ही नहीं चला। आज दो दिलों का मिलन हो गया था। फिर से इतने टाइम की तड़प और दूरी सब मिट गई थी। आज उनकी रूह के साथ जिस्म का मिलन हो गया था और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। समय बीत रहा था और खुशी का माहौल था। कब काजल और कार्तिक की शादी का वक्त आ गया पता ही नहीं चला। आहना और शिवांश का प्यार परवान चढ़ रहा था। वहीं तनु कशिश से और ज्यादा प्यार आहना से करने लगी थी। तनु को देखकर आहना के मन में माँ बनने का ख्याल आने लगा था। काजल और कार्तिक की शादी के लिए एक होटल बुक किया गया था। सारे फंक्शन वहीं होने वाले थे। सब लोग होटल में शिफ्ट हो गए। सभी करीबी लोग शादी में शामिल होने आ गए थे। जो रिश्तेदार दूर के थे वो होटल में रह रहे थे। कुछ लोग पास के ही थे तो उन्हें होटल में आने की जरूरत नहीं पड़ी। आज काजल और कार्तिक की मेहंदी थी। मेहंदी का कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू होने वाला था। वहाँ का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर किया गया था। वहाँ की डेकोरेशन खुद काजल और आहना ने चूज की थी। भाई करे भी क्यों ना, जब काजल खुद एक डिजाइनर थी तो उसकी चॉइस तो बेस्ट होनी ही थी। चारों ओर पिंक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन के साथ डेकोरेट किए गए थे। काजल जहाँ बैठने वाली थी वहाँ एक झूला लगाया गया था। उस पे पिंक कलर के फूल लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में सब लोग बाहर आ गए थे। काजल ने पिंक और डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस डाली हुई थी जिसमें वो लाजवाब लग रही थी। तो वही कार्तिक ने येलो कलर का कुर्ता और डार्क ग्रीन कलर की धोती पहने हुए था। कशिश ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वहीं तनु ने भी अपनी मम्मी के मैचिंग वाला गाउन डाला हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। शुभम ने ग्रीन कलर का कुर्ता और क्रीम कलर का पैजामा डाला हुआ था। सभी ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आज ड्रेस की थीम ग्रीन कलर की ही थी। वहीं आहना अपने रूम में तैयार हो रही थी। आजकल उसकी तबीयत खराब रहती थी तो उसकी नींद आज देर से खुली। राधिका जी ने उसको आराम करने भेज दिया था। उसने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी डाली हुई थी। वो ड्रेसिंग के सामने तैयार हो रही थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र, पतली गोरी कमर पे कमरबंद, होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, बालों से टपकता पानी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। वो खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी शिवांश उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, जान आप इतनी सुंदर लगोगी तो मेरा ईमान डोल जाएगा। आहना उसकी बाहों से निकलते हुए कहती है, ठाकुर साहब नीचे चलिए, सब वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तभी शिवांश कहता है, तुम आज सुंदर लग रही हो, बस एक ही चीज की कमी है। वो धीरे से उसके पास आता है तो आहना कहती है, क्या कमी है ठाकुर साहब? तो शिवांश उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लेता है। पहले तो आहना कसमसाने लगती है पर शिवांश उसको नहीं छोड़ता। आहना खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है और शिवांश का साथ देने लगती है।
थोड़ी देर बाद शिवांश कहता है, थोड़ी डार्क लिपस्टिक थी तो मैंने साफ कर दी। वो आहना की तरफ आई विंक करके कहता है और आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है। तभी उसका फोन बजता है। आहना आगे जाने के लिए कदम बढ़ाती है, पर शिवांश उसको अपनी बाहों में ले लेता है और उसके कंधे पे अपना चेहरा रखकर फोन पे बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिवांश की बात सुनकर उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो शिवांश की पकड़ से दूर होने लगती है, पर शिवांश अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो आहना से कहता है, बच्चा जाना जरूरी है, कल शाम तक आ जाऊंगा। तो आहना उसके सीने से लगते हुए कहती है, जल्दी आना ठाकुर साहब, अब आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। शिवांश उसके माथे को चूम कर कहता है, चलो नीचे सब वेट कर रहे होंगे। दोनों नीचे आते हैं तो शिवांश अपने दिल्ली जाने की बात कहता है तो काजल नाराज हो जाती है और कहती है, भाई अब मेरी शादी छोड़कर जा रहे हैं। तो शिवांश कहता है, बेटा कल शाम तक आ जाऊंगा, जाना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद शिवांश दिल्ली के लिए निकल जाता है। यहाँ मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। सबसे पहले कार्तिक की मॉम उसको शगुन का टीका लगा देती है। फिर मेहंदी वाले उसके हाथ और पाँव में मेहंदी लगाने लग जाते हैं। सब लेडीज मेहंदी लगा रही थी। तनु आहना के पास आकर कहती है, मॉम मुझे भी मेहंदी लगवानी है। वो उसके छोटे छोटे हाथ आगे करके कहती है तो आहना उसको अपने गोद में बिठा लेती है और कहती है, हाँ हाँ मेरा बच्चा, आपको मेहंदी आपकी मॉम लगाएंगी। उसकी बात सुनकर तनु खुश हो जाती है। आहना उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। कशिश उसको देखकर सोचती है, तुम एक अनजान बच्चे से इतना प्यार करती हो, जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा तब पता नहीं तुम क्या करोगी। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें दुख देने चली थी। ऐसे ही मेहंदी की रस्म पूरी हो जाती है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तनु आहना के साथ उसके कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट डे सभी तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग सुंदर दिखने में लगे हुए थे। आज की सुबह हल्दी की रस्म होने वाली थी और शाम को संगीत था। सभी लेडीज ने पीली साड़ी डाली हुई थी और जेंट्स ने येलो कॉम्बिनेशन का कुर्ता पजामा। वहीं काजल ने पीले रंग का लहंगा डाल रखा था। फूलों की ज्वेलरी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। काजल को सबसे पहले राधिका जी हल्दी लगाती हैं, वहीं कार्तिक को उसकी मॉम। फिर एक एक करके काजल और कार्तिक को हल्दी लगा देते हैं। फिर क्या, देखते देखते हल्दी की रस्म होली में बदल जाती है। आहना इस खूबसूरत पल को शिवांश के साथ महसूस करना चाहती थी। उसकी ये उदासी शुभम देख लेता है और एक बाल्टी में हल्दी घोलकर आहना के ऊपर उड़ेल देता है। तभी कशिश आहना को हल्दी का पानी देती है। फिर आहना जैसे ही शुभम पे डालती है, सामने राधिका जी आ जाती है। सारी हल्दी उनको लग जाती है। राधिका जी आहना और शुभम को गुस्से से घूरने लगती है। तभी शुभम आगे आता है और कहता है, मॉम भाभी की गलती नहीं है, मैंने ये शरारत की थी। तो राधिका जी मुस्कुराते हुए शुभम पे हल्दी डाल देती है और आहना को हाई फाई देती है। तो शुभ नाराज हो जाता है। थोड़ी देर होली खेलने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इस तरह शाम हो जाती है। बाहर लॉन को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। शाम को ही रोहित, रूही, समर, पूजा और ईशान और नेहा आने वाले थे। नेहा ने ईशान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी शादी हो गई थी और 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी नेहा, जिससे वो गोल मटोल लग रही थी। वहीं रूही और रोहन की 2 साल की बेटी थी रिया। समर और पूजा का 3 साल का लड़का था पार्थ। काजल और कार्तिक सामने एक बड़े से सोफे पे बैठ गए। काजल ने गोल्डन कलर का लहंगा डाला हुआ था, वहीं कार्तिक ने व्हाइट 3 पीस, जिसमें वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। कशिश ने लाल रंग की साड़ी डाल रखी थी। तनु ने लाल रंग की फ्रॉक। शुभम ने रेड कलर की 3 पीस, जिसमें वो परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। आहना ने लाइट पिंक कलर का लहंगा डाल रखा था। तभी संगीत का आयोजन शुरू होता है। राधिका जी मधुर जी के साथ डांस करती हैं। उन्होंने अपने लिए बहुत ही प्यारा सॉन्ग सेलेक्ट किया था। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम, ज़ूबी डू परंपा,
जुबी डूबी परम्पा, जुबी डूबी परम्पा। सब लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर तालियां बजाकर उनके डांस की तारीफ करते हैं। फिर कशिश, शुभम, रोहन, रूही, समर और पूजा का डांस आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। लास्ट में आहना की परफॉर्मेंस थी। उसने सोलो परफॉर्मेंस की तैयारी की थी क्योंकि उसका पार्टनर वहां मौजूद नहीं था। प्रेम रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो। लास्ट में वो गोल गोल घूम रही थी, तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। सभी घर वाले उसको देखकर दुखी हो जाते हैं। राधिका जी और सभी लोग स्टेज पे आ जाते हैं। शुभम आहना को अपनी गोदी में उठा लेता है। तब तक मधुर जी डॉक्टर को फोन करके आने के लिए कहते हैं। सभी लोग आहना को बेहोश देखकर परेशान थे। तनु तो बार बार अपनी मम्मी को पूछ रही थी, मॉम मम्मा का क्या हुआ उनको? डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आते ही सब लोग आहना के कमरे के बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर कुछ चेकअप करती है और रिजल्ट को देखकर खुश हो जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहती है। डॉक्टर के बाहर आते ही सब लोग उनको घेर लेते हैं। राधिका जी कहती हैं, डॉक्टर मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तो डॉक्टर कहती है, डोंट वरी मैम, वो 1 मंथ एंड 2 वीक की प्रेग्नेंट है। आपको उनका ख्याल रखना होगा क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है। तभी उनके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, किसका ख्याल रखना होगा डॉक्टर? सभी पीछे मुड़ते हैं तो डुग्गू अपने चेहरे पे मुस्कान लिए उनकी तरफ देख रहा होता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी डॉक्टर वहां से चली जाती है। सभी लोग एक एक करके चले जाते हैं। राधिका जी कहती हैं, बेटा आज जो खुशी घर में आई है उसको पाकर सब बहुत खुश है। काजल आकर शिवांश के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू भाई मुझे बुआ बनाने के लिए। उसकी बात सुनकर डुग्गू की पलकें खुशी से भीग जाती है। वो तभी अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। सब लोग मुस्कुराकर उनके कमरे में चले जाते हैं। आहना अपने बेड पे बैठी हुई थी। चमक उसके चेहरे पे साफ देखी जा रही थी। वो सब आहना को और शिवांश को बधाई देकर आ जाते हैं। राधिका जी उसका माथा चूमकर आहना की नजर उतार लेती है। सब लोगों के चले जाने के बाद आहना अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है। शिवांश बड़े ही प्यार से आहना को देख रहा था। अपनी तरफ देखता पाकर आहना उसकी बाहों में समा जाती है और खुद को उसके सीने में छुपाने की कोशिश करती है। शिवांश उसके माथे को चूम लेता है और उससे कहता है, थैंक यू जान, इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से काजल और कार्तिक की शादी हो जाती है और रिसेप्शन भी हो जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। शिवांश आहना का पूरी तरह से ख्याल रखता, उसको बेड से नीचे ही नहीं उतरने देता। वो ऑफिस का काम भी घर से करने लगा था। आहना का वो पूरा ध्यान रखता था। वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता। आहना उससे बात बात पे गुस्सा हो जाती थी, पर शिवांश उसको प्यार से मना लेता। सभी लोग आहना का ध्यान रखते थे। वहीं तनु भी खुश थी कि उसको भाई या बहन मिलने वाला था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। आहना को लेबर पेन शुरू हो गया था, तो शिवांश वार्ड में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसको आहना की चीख सुनाई दे रही थी, जिससे शिवांश की आंखें भी गीली हो गई थी। कुछ ही देर बाद उन्हें बच्चे की आवाज सुनाई दी। सब लोग बच्चे की आवाज सुनकर खुश हो गए। तभी एक नर्स उस बच्चे को लेकर बाहर आई। उसको एक कपड़े में लपेटा हुआ था। वो नर्स मुस्कुराकर कहती है, बधाई हो बेटा हुआ है। शिवांश आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में ले लेता है। वो बिल्कुल शिवांश की कॉपी था। बाद में आहना के जैसे नीली आंखें थी। अपने अंश को अपनी गोदी में लेकर शिवांश की आंखें नम हो जाती है। बारी बारी सब बच्चे को देखने लगते हैं। तब तक आहना को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शिवांश अंदर आता है। आहना अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। शिवांश आगे जाकर आहना की माथे को चूम लेता है। फिर राधिका जी बच्चे को आहना के पास लिटा देती है। सबको खुश देखकर आहना और शिवांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। 2 दिन बाद आहना को डिस्चार्ज कर दिया गया। आहना का गृह प्रवेश करवाया गया। अगले ही दिन नन्हे बेबी का नामकरण था। सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया गया।
तभी नामकरण का मुहूर्त हो गया और पंडित जी ने उनको बच्चे के कान में नाम बोलने के लिए कहा। तभी शिवांश और आहना उस बच्चे के कान में धीरे से कहते हैं, शिवांश सिंह ठाकुर। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।